हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारी ये 4th क्लास है। इससे पहले जो 3rd क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने शिक्षा के विषय में डिटेल से बात की थी। शिक्षा की कौन कौन सी डेफिनेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो सभी चीजें हमने कल के लेक्चर में बात कर ली थी। किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है भाई बालकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का, वो भी हमने कल के लेक्चर में बात कर ली थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई बाल विकास। क्यों? क्योंकि चाहे आप सी-टेट का पेपर उठा करके देख लो, चाहे रीट का उठा के देख लो, चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड या आरपीसी सेकंड ग्रेड उठा के देख लो, इस टॉपिक से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इसको एक बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट्स ही इस प्रकार के तैयार किए हैं, आप खुद मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए एक आसान ट्रिक मेथड है वो हमने इस्तेमाल की है। नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया कि आप आराम से पढ़ोगे ना, 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान कहते थे और बाल मनोविज्ञान में जन्म के बाद किशोरावस्था तक बालक के अध्ययन किया जाता था। जन्म के बाद से किशोरावस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता बाल मनोविज्ञान में, ठीक है ना। फिर बाल मनोविज्ञान से बाल विकास कैसे बना भाई, इसकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या इसमें किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या कहा गया, वो पूरी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 1628 की बात करते हैं भाई, 1628 की बात करते हैं तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था कोमनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोमनियस कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शिक्षा की पाठशाला या फिर जिसे हम क्या कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी शुरुआत की थी। जैसे आप बोलते हैं ना किड्स स्कूल बोलते हैं वर्तमान में, तो वो किड्स स्कूल इसे हम कह सकते हैं, शिक्षा की पाठशाला या स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी बच्चों के लिए एक विद्यालय की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। फिर इन्होंने 1857 में क्या किया, 2 चित्रमयी पुस्तकों की रचना की गई। 1857 में 2 चित्रमयी पुस्तकों की रचना की थी। आप देखते होंगे वर्तमान में जो छोटी सी बुक आती है उसमें क ख ग घ ये लिखी हुई आती है, जिसे चौपनिया बोलते हैं हमारे मारवाड़ी भाषा में। तो वो जो आता है उसमें जैसे कैसे कबूतर होता तो कबूतर का चित्र साथ में, कैसे खरगोश होता खरगोश का चित्र साथ में। उसी प्रकार की सबसे पहले जो कोमनियस नामक वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 2 चित्रमयी पुस्तकों की रचना की, जैसे मैंने अभी बताया उसी प्रकार। तो इनमें क्या था भाई, वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ इन्होंने चित्र का प्रयोग किया। भाई वर्णमाला को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ इन्होंने चित्र का उपयोग किया, ठीक है। ये कोमनियस महोदय ने किया था। इसके बाद में एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आते हैं बरक, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी कि बाल मनोविज्ञान जो है ये बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सर्वप्रथम इन्होंने परिभाषा दी थी इसकी कि बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और बाल मनोविज्ञान की ये पहली परिभाषा थी। पहली परिभाषा कौन सी थी, क्वेश्चन बन सकता है, तो बर्क के द्वारा दी गई परिभाषा पहली थी। अभी 1628 फिर 1857 फिर देखिए 18वीं सदी आती। 18वीं सदी की जब हम बात करते हैं 1774 के अंतर्गत पेस्टोलॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं। पेस्टोलॉजी 18वीं सदी में 1774 में पेस्टोलॉजी महोदय ने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया बालक का वैज्ञानिक दोनों अध्ययन इन्होंने सबसे पहले किया था। इन्होंने क्या किया, इनके एक पुत्र था, 3.5 वर्षीय पुत्र था, समय के पुत्र 3.5 वर्ष का था, उसके ऊपर इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। उनके ऊपर इन्होंने अध्ययन करने के बाद पूरी प्रोसेस देखी, इन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख का नाम था बेबी बायोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी ने अपने खुद के पुत्र जो 3.5 वर्षीय था उस पुत्र के ऊपर अध्ययन करके एक लेख लिखा जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस बेबी बायोग्राफी से कौन प्रभावित हुआ भाई, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर टाइडमैन।
जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर टाइडमैन थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस बेबी बायोग्राफी लेख से, और प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया, चिकित्सा के क्षेत्र में बालक के विकास के अध्ययन को गति प्रदान की। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बालक का अध्ययन करना शुरू कर दिया और उसमें इन्होंने विकास को गति प्रदान की। तो ये पेस्टोलॉजी महोदय, टाइड महोदय हो गए। अब 19वीं सदी आती है और 19वीं सदी में एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक आती हैं, डॉक्टर विक्टोरिया हरलोक। ये महिला थी भाई, डॉक्टर विक्टोरिया हरलोक। इन्होंने क्या कहा कि एक बालक का विकास वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। देखिए पहले बाल मनोविज्ञान था, उसमें कहा गया कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि डॉक्टर विक्टोरिया हरलोक ने कह दिया कि एक बालक का विकास कहाँ से शुरू होता है, गर्भावस्था से शुरू होता है। और इस आधार पर जो बाल मनोविज्ञान था ना, वो बाल मनोविज्ञान क्या बन गया भाई, बाल विकास बन गया। देखिए इस प्रकार से बाल विकास का उत्पत्ति होती है, बाल विकास है उसका निर्माण हो जाता है। अब 1993 के अंदर एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम था स्टैनले हॉल। ये भाई अमेरिका के रहने वाले थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टैनले हॉल। एक तो विक्टोरिया हरलोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन आएगी आगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत बार पूछी गई है, और एक स्टैनले हॉल बहुत बार पूछा जाता है। बाल विकास के जनक हम स्टैनले हॉल को ही मानते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया, भाई इन्होंने निर्माण किया। देखिए बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का निर्माण स्टैनले हॉल किया, कि बालक का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रश्नावली विधि को बना दिया। बाल विकास आंदोलन की शुरुआत वो इनके द्वारा की गई, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत, और बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन भी इन्होंने किया था। बालक के विकास के लिए, उनको प्रगति प्रदान करने के लिए, बालक के विकास को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया, और इसी कारण इनको बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है स्टैनले हॉल को। इसे हम बाल विकास का जनक भी कहते हैं, किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। याद रख लेना भाई, आगे आएंगे ये सभी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए जब 1993 के बाद हम बात करते हैं कि बाल विकास की डेफिनेशन क्या निकल करके आई, इतना पढ़ने के बाद हमारी बाल विकास की डेफिनेशन हो जाएगी कि भाई एक बालक गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद के विभिन्न अवस्थाओं में, जन्म के बाद के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। मतलब गर्भ काल से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के जन्म हुआ और जन्म के बाद की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं तक जो अध्ययन करते हैं बालक का, वो बाल विकास कहलाता है। पहले यह जन्म से था, लेकिन अब गर्भावस्था से बालक की विभिन्न अवस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, ये सभी बाल्य अवस्था, इनका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। क्रो एंड क्रो देखिए क्या कहा था, क्रो एंड क्रो की परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं कि इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी जो है ना, ये क्या है, बालकों का काल है। 20वीं शताब्दी का जो काल है वो बालकों का काल है, क्योंकि सबसे ज्यादा बालकों के या बाल विकास के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य किया गया भाई 20वीं शताब्दी में। इसी कारण इन्होंने 20वीं शताब्दी है वो बालकों का काल कहलाता। ये क्रो एंड क्रो ने किया था, इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह 1887 में इसकी स्थापना की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई, न्यूयॉर्क में की गई, 1887 में की गई थी। आगे देखिए मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल विकास में सबसे पहले एक मिनट, क्वेश्चन पहले क्या था कि भाई बाल विकास में प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो वो स्टैनले हॉल हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा किया गया भाई। वुडवर्थ के द्वारा सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का निर्माण किया गया।
अब बाल विकास से संबंधित परिभाषाएं किन किन के द्वारा दी गई थी भाई, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं उनकी ही बात करेंगे, और कुछ जो बीच में आएगी ना, जैसे हम विकास पढ़ेंगे शिशुअवस्था बाल्यावस्था, तो वहां पर भी आपकी परिभाषाएं आने वाली है, तो वो और कुछ जो बच जाती है वो वहां पे अध्ययन करेंगे। पहले हम यहाँ पर करो एंड करो की परिभाषा की बात कर लेते हैं। गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल विकास कहते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। करो एंड करो की परिभाषा क्या है, और ये कई बार पूछी जाती है, स्टार लगा सकते हैं इसको। गर्भकाल से लेकर के जन्म के बाद किशोरावस्था तक, मतलब गर्भकाल से किशोरावस्था तक की बात की इन्होंने। गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन को बाल विकास कहा जाता है। ये करो एंड करो की परिभाषा भी। बर्क की बात कर लेते हैं। बर्क ने क्या कहा, जन्म के पूर्व अवस्था से लेकर, जन्म की पूर्व अवस्था मतलब गर्भकाल, जन्म की पूर्व अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता, ये भी थोड़ा सा गलत लिखा होगा तो इसको सही कर देते हैं हम। परिपक्वता, जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता तक की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता। देखिए करो एंड करो कहते हैं भाई गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। बर्क कहते हैं भाई जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्वता तक की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। मतलब इसमें आपको दो शब्द उसमें पकड़ने हैं। एक बालक का जन्म और विकास मूल रूप से वंश क्रम और वातावरण का परिणाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक बालक के विकास की जब हम बात करते हैं तो उनका विकास वंश क्रम और वातावरण पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है भाई। उन्हीं से वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उन्हीं का परिणाम होता है। वुडवर्थ की बात करें थे कि वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी, बालक का विकास उनके वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है। बालक का विकास उसके वंश क्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। मतलब वंश क्रम, जो हमें माता पिता से जो गुण मिले ना, एक तो वो, और हम जब जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में हम आए हैं उस वातावरण का जो प्रभाव है, वो दोनों मिलाकर के दोनों का जो गुणनफल होता है वो बालक का विकास होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। दो शब्द आए हैं, दो शब्द को याद रख लेना, आराम से याद हो जाए। करो एंड करो, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, बर्क जन्म से पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था के बाद के परिवर्तन, और वुडवर्थ वंश क्रम एंड वातावरण। आराम से याद हो जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। प्रथम बाल निर्देशन की शुरुआत वो विलियम हिली के द्वारा की गई थी शिकागो में। प्रथम बाल निर्देशन विलियम हिली, शिकागो। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत है वो कब हुई थी? ये 1930 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक द्वारा 1930 में। अब बाल विकास के उपागम कौन कौन से भाई? बाल विकास के प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम, व्यक्तित्व उपागम। तो ये तीनों याद रख लेने, प्रयोगात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम, व्यक्तित्व उपागम। सीधा का सीधा अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उठा करके आएगा। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से देखेंगे भाई। हरलोक की बात कर लेते हैं। हरलोक ने एक परिभाषा दी थी कि विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और योग्यता को प्रस्फुटित करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। बाल अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है? कौन सी विधियां जिनके द्वारा हम बालक का अध्ययन करते हैं, उन विधियों की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि ये प्रेयर के द्वारा दी गई थी। निरीक्षण विधि ये वाटसन ने दी थी। प्रयोगात्मक विधि, इनको हम डिटेल से देखेंगे भाई आगे जब हम व्यक्तित्व वगैरह वो पढ़ेंगे ना उस समय। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट ने दी थी। प्रश्नावली विधि ये सुकरात या वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, जबकि मनोविज्ञान बाल विकास में ये स्टैनले होल्ड के द्वारा दी गई। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि ये टाइडमैन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। व्यक्ति इतिहास विधि है ये टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। लंबात्मक विधि गैरिसन के द्वारा दी गई थी। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा बालक का अध्ययन किया जाता, बालक के विकास का अध्ययन किया जाता। बालक के विकास के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से भाई? बाल विकास के क्षेत्र, पहला आता है शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक अंगों का विकास। हमारे बॉडी का जो अंग होते हैं उनका विकास शारीरिक विकास हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उनके हाथ पैर ये होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। जैसे जैसे जो वो बड़ा होता जाता है तो हाथ पैर उनके मजबूत हो जाते हैं, ठोस होते जाते हैं। और ये होता है आपका शारीरिक विकास। मानसिक विकास की जब हम बात करते हैं, देखिए
मानसिक विकास में देखिए चिंतन, तर्क, स्मृति, जिज्ञासा, बुद्धि। छोटा बच्चा होता तो उसमें चिंतन नहीं होता, वो सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखता है। चिंतन में बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता, बाल्यावस्था आते ही वो चिंतन करने लग जाता, भाई ये जैसे फैन की बात की, ये पंखा क्यों चलता है, ये लाइट क्यों जलती है, ऐसे दिमाग में उसकी चिंतन होने लग जाता है। और इसके प्रति वो अपने माता पिता हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे वो तर्क करने लगता, पूछने लगता, क्वेश्चन करने लगता, भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी यादाश्त भी बढ़ जाती, क्योंकि वो एक बार किसी व्यक्ति को देख लेता, कुछ दिन बाद मिलता तो उनको पता चल जाता, भाई ये अंकल जी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये मम्मी है, ये पापा हैं। और किसी नई चीज को जिज्ञासा हो जाती है, जैसे टीवी देखते हैं तो टीवी में कोई पिक्चर दिखती है तो उसको जिज्ञासा हो जाती है, भाई ये कैसे दिखाई देता है। उनकी बुद्धि का विकास है वो भी मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास की। तीसरा जो आता है सामाजिक विकास का क्षेत्र, तो इसमें हम समाज, नियम, परंपरा, मूल्य और सहयोग। देखिए समाज में जब कोई बच्चा आता है, रहता है, तो वो समाज के बारे में पता चल जाता है, भाई ताऊ कौन है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, और जो परंपराएं हैं उनके बारे में, मूल्य कौन कौन से हैं, आपस में सहयोग की भावना है, उनका विकास होने लग जाता। तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। संवेगात्मक विकास की हम बात करें तो संवेग, क्रोध, भय, प्रेम ये भी विकसित होने लग जाते हैं बालक में। जब शुरुआत में बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल क्या करता है, रो करके अपनी पूरी प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे जैसे थोड़ा सा रोना क्या है, एक संवेग ही होता है, रोना है, हंसना है, ये दो ही क्रियाएं करता है शुरुआत में, ये संवेग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में वो कोई चीज नहीं मिलने पर गुस्सा भी दिखाना शुरू कर देता है, डर भी लगने लग जाता, अचानक से कोई तेज आवाज आती है तो वो ऐसे चमक के पड़ता है ऐसे, तो वो भी भय का उसको अनुमान होने लग जाता है। प्रेम, माता उसे प्यार करती तो वो अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता है, प्यार करती तो उसको अच्छा लगता है। तो ये सभी चीजें ना ये आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित है भाई। नैतिक विकास की हम बात करें तो नैतिक विकास के अंतर्गत वो अच्छे अच्छे जो कार्य करते हैं ना, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो वो छोटे छोटे जो कार्य करता है उससे अच्छी अच्छी आदतें जो उसमें आती है वो नैतिक विकास के अंतर्गत आती है। मनोगत्यात्मक विकास, गामक क्रिया। देखिए गामक क्रिया के अंतर्गत उसके हाथों की, पैरों की जो क्रिया होती है उसको लेते हैं। जैसे हाथ, शुरुआत में वो हाथ हिलाना सीखता है, हाथ हिलाना सीखने के बाद अंगुलियों को हिलाना सीखता है, और धीरे धीरे बैठना सीख जाता है बिना सहारे, फिर धीरे धीरे पैरों पे चलना सीख जाता है। तो ये जो क्रियाएं होती है गामक क्रियाएं होती है। सौंदर्यात्मक विकास की बात करें तो इसमें कला, भाव और भाषात्मक विकास में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले वो सुनना सीखता है, सुनने के बाद में लिखना सीखता है, फिर बोलना सीखता है। ये कई क्रियाएं होती हैं। LSRW आपने सुना होगा, LSRW। देखिए लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग पढ़ना, और फिर आपका राइटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखना, तो ये होते हैं भाई बाल विकास के क्षेत्र, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, नाम से आपको इनका पता चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, अभिवृद्धि और विकास की बात कर लेते हैं, जो आपके विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आज का जो हमारा अंतिम यही टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है और इसी की क्लास के अंतर्गत यही कर पाएंगे हम। देखिए अभिवृद्धि एंड विकास। सबसे पहले अभिवृद्धि की बात करते हैं भाई। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? शरीर व उसके अवयवों में मात्रात्मक परिवर्तन क्या होती है? अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे में हाथ भी छोटे छोटे होते हैं, अंगुलियां भी छोटी होती है। वो अंगुलियां, हाथ जैसे जैसे बड़ा होता है वो बड़े होते चले जाते हैं। उसकी हाइट कम होती है, वो धीरे धीरे हाइट भी बढ़ने लग जाती है। मतलब उनके शरीर के जो शारीरिक अंग होते हैं ना, उन शारीरिक अंगों में जो वृद्धि होती है वो आपकी अभिवृद्धि कहलाती है। उसकी शारीरिक अंगों की जो वृद्धि है वो अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, वो भी आपकी मात्रात्मक वृद्धि होती है, यानी कि वो भी अभिवृद्धि कहलाती है भाई। देखिए शारीरिक विकास जो होगा, शारीरिक विकास वो आपका अभिवृद्धि के अंतर्गत ही आएगा। जैसे बालक की लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, पहले उनमें 5 किलो वजन था, आज 10 किलो हो गया, मतलब उसके वजन में वृद्धि हुई है, तो अभिवृद्धि कहते हैं इसको। आकार में भी वृद्धि, पहले छोटा बच्चा होता, कितना छोटा सा मासूम होता है, एक हाथ में ले लेते हैं जब जन्म लेता, उसमें धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता, 5 साल का होता तो वो और बड़ा हो जाता, 10 का और बड़ा, मतलब उसके आकार में भी वृद्धि होती है। तो ये जो वृद्धि है ये आपकी अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फ्रैंक के द्वारा एक परिभाषा भी दी गई है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। मतलब कोशिका की संख्या में जो वृद्धि होती है ना, वो अभिवृद्धि कहलाती है भाई। ये
अभिवृद्धि के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जिसके बारे में क्या अभिवृद्धि होती है वो सभी चीजें देख ली। इसके बाद में विकास और अभिवृद्धि को तुलनात्मक रूप से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे हम विकास की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। विकास की बात करते हैं कि विकास में बहुत सारे पक्ष शामिल किए जाते हैं। देखिए वृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। क्षमताएं जो होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या करने की क्षमताएं हैं, एबिलिटीज जो होती हैं वो आपके विकास के अंतर्गत आती है। परिपक्वता जो आती है ये भी विकास के अंतर्गत आती है। वातावरण ये भी विकास के अंतर्गत आता है। और वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता, वातावरण, इन सभी की अंतक्रिया जो होती है वो ही आपका विकास कहलाता है। अंतक्रिया ही विकास कहलाता है। और इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन थे, इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। मात्रात्मक व गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी परिवर्तन को विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उस पूरी श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है भाई। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती तो ये तो अभिवृद्धि है। हड्डी क्या हो गई, लंबी हो गई, तो ये तो अभिवृद्धि है। इसको हम नाप भी सकते हैं, माप भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं भाई कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन जबकि हड्डियों या अस्थियों की मजबूत व पुष्ट होना, मजबूत हो गई हड्डी, पुष्ट हो गई, स्ट्रोंग हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। हम पता थोड़ी कर सकते हैं कितनी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है, कितनी ज्यादा पुष्ट हो गई है, मतलब उसके गुण में जो परिवर्तन आता है वो आपका विकास हो जाएगा। हड्डियों की लंबाई में वृद्धि, अभिवृद्धि। हड्डियों का मजबूत व पुष्ट होना, विकास हो जाएगा। ठीक है ना, याद रख लेना भैया। ठीक है, मतलब इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही इसमें देखने को मिलते हैं विकास के। एक बार हम यहाँ पर विक्टोरिया हरलोक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में विकास और वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। विक्टोरिया हरलोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टीचर्स का कोई भी एग्जाम उठा लो, एक क्वेश्चन तो आपको विक्टोरिया हरलोक से देखने को जरूर मिलेगा। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, ये परिभाषा भाई इंपॉर्टेंट है। ये विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, ये तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है भाई। यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाला परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है इससे। दोबारा से देखिए, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, यह परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम है। बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं विकास से ही प्रकट होती है, योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी याद रख लेना भाई, पूछी जाती है। इन्होंने विकास 4 प्रकार से बताया। एक तो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आकार में परिवर्तन मतलब उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, वजन में परिवर्तन हुआ, आकार में वृद्धि हुई है, तो ये आपके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। बच्चा छोटा है तो उस समय मतलब जब 6 महीने का है और फिर वो 5 साल का हो गया तो उसमें आकार में परिवर्तन हो गया, वजन उसका बढ़ गया, आकार में वृद्धि हो गई। अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात में देखिए उनके शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन हुआ है। उस समय वो 6 महीने का था, उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही कम था, फिर वो 5 साल का हुआ तो अच्छे से उसका शारीरिक मानसिक विकास हो गया। पुराने चिन्हों की लुप्तता, पुराने चिन्ह क्या होते हैं भाई, दूध के दांत आते हैं तो दूध के दांत 5 साल 6 साल तक का होता है, उसमें वो लुप्त हो जाते हैं। और जैसे वो और बड़ा हो जाता है 5-6 साल के बाद में देखते हैं तो उसमें थाइमस ग्रंथि है वो भी लुप्त होती होती पतले धागे के समान बच जाती है। तो ये पुराने चिन्हों की लुप्तता हो गया। नए चिन्हों का विकास, नए चिन्हों का मतलब जब युवा अवस्था आ जाती है तो दाढ़ी मूंछ का आना, स्थायी दांत का आ जाना, ये आपके नए चिन्हों का विकास हो जाएगा। तो ये विक्टोरिया हरलोक से संबंधित जो बाल विकास में जो इंपॉर्टेंट बात कही गई वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दी है। आगे देखिए, मुनरो के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। मुनरो ने क्या कहा कि बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। बालक जो होता है वो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये इनके द्वारा कहा गया, मुनरो के द्वारा। अब आते हैं भाई अभिवृद्धि और विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, इसको नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। मैंने अभिवृद्धि और विकास को इस प्रकार से तैयार किया गया, एक भी पॉइंट आपका बाहर नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। देखिए, अभिवृद्धि की बात करें तो ये वृद्धि या बढ़ना, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका बढ़ना ही क्या होता है, अभिवृद्धि होता है। चाहे वो मात्रात्मक हो या फिर संख्यात्मक हो, संख्या में वृद्धि हो या फिर या वो मात्रा में वृद्धि हो। मतलब 1 किलो से 2 किलो चीनी हो गई तो ये आपकी अभिवृद्धि हो सकती है।
एक क्या हो गया, 4 कोशिकाएं थी और वो 8 कोशिका हो गई विभाजित होकर के, वो भी आपकी अभिवृद्धि होगी भाई। ठीक है, और यही लिखा हुआ है मैंने, कोशिका की संख्या में वृद्धि क्या हो जाएगी, अभिवृद्धि के अंतर्गत ही आती है। और ये शारीरिक पक्ष में वृद्धि होती है भाई। वृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, शारीरिक पक्ष में वृद्धि होना ही अभिवृद्धि होती है। विकास की बात करते हैं भाई, कार्य क्षमता में, कार्य क्षमता को दर्शाता है। कार्य क्षमता को मतलब पहले जो व्यक्ति था वो अच्छे से कोई काम नहीं कर पाता था, आज वो थोड़ा और परिपक्व हो गया, बड़ा हो गया, उस कार्य को आराम से कर पाता है, इसका मतलब उसमें विकास हुआ है भाई। ठीक है, और ये जन्म से मृत्यु तक चलता भाई, जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास होता है। और ये केवल शारीरिक पक्ष था अभिवृद्धि में, लेकिन विकास के अंतर्गत सभी पक्ष आते हैं, जैसे कि संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं विकास के अंतर्गत। हम बात करें तो अभिवृद्धि भी विकास में ही शामिल की जाती है। आगे देखिए, अभिवृद्धि और विकास से संबंधित अभिवृद्धि आपकी जो होती है एक पक्षी होती है भाई, केवल शारीरिक पक्ष के अंतर्गत चलती है, एक पक्षी होती है। जबकि विकास जो होता है ये बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। मतलब विकास जो होता है बहुपक्षीय होता है। इनमें लंबाई, चौड़ाई तथा भार में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि और चौड़ाई में भी वृद्धि हो सकती है अभिवृद्धि के अंतर्गत। जबकि इसमें क्षमताओं में वृद्धि होती है, एबिलिटी के अंतर्गत वृद्धि होती है भाई। ये संख्यात्मक व मात्रात्मक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि संख्यात्मक हो सकती है, 4 से 8 हो गई, मात्रात्मक हो सकती है, ये आपके 5 केजी थे ये 10 केजी हो गए, तो ये मात्रात्मक भी हो सकती है। तो संख्यात्मक व मात्रात्मक होती है भाई। जब हम विकास की बात करें तो मात्रात्मक होता है और साथ में गुणात्मक भी होता है। कोई भी व्यक्ति की हम बात करें तो हड्डी जो है, हड्डी का एग्जाम्पल नहीं लेके और क्या लें, मांसपेशियां वाले लेते हैं भाई। छोटा बच्चा था उसमें मांसपेशियां लूज थी भाई, है ना, उनकी संख्या भी कम थी, लूज भी थी। जैसे ही हम मांसपेशियां, क्या जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, उनकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। मजबूत एक गुण है, मजबूत एक क्या है, गुण है, उसमें वृद्धि तो नहीं हुई ना, मजबूत एक गुण है और वो गुण किसमें आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, मतलब इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक समय पश्चात ये रुक जाती है भाई। वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो एक समय पश्चात वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारी हम बात करें तो 18 से 20 वर्ष आते आते हमारी वृद्धि है वो रुक जाती है, हाइट भी नहीं बढ़ती है और हाइट वापस रुक जाती है। जबकि हम विकास की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलने वाला है। विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता, मृत्यु तक चलता। आगे देखिए, परिमाण, परिमाण में ये संख्यात्मक होती है भाई। परिमाण की बात करें तो संख्यात्मक होती है। पहले बच्चे में दांत कितने हुआ थे, दूध के दांत 20 हुआ करते थे भाई, और अब वर्तमान में दांत कितने हो गए भाई, 32 होते हैं, जो स्थायी दांत होते हैं। पहले दूध के दांत कितने हुआ करते थे, 20 हुआ करते थे, अब 32 हो गए, मतलब संख्यात्मक वृद्धि हुई है। और जब हम बात करते हैं विकास की तो इसमें गुण प्लस संख्या दोनों में ही परिवर्तन होता है। गुण भी मतलब संख्या में भी वृद्धि होती है और मजबूती कह सकते हैं गुणों में भी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ पर दांत कितने थे भाई, 20 थे, अब बाद में 32 दांत आ गए, तो यहाँ पर 20 से 32 दांत तो आए, लेकिन वो दांत जो आए थे ना वो मजबूत दांत हुए थे। ये मजबूत एक गुण होता है, मतलब गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलता है। जब अभिवृद्धि की बात करते हैं तो अभिवृद्धि संकीर्ण होती है, संकुचित अवधारणा होती है भाई। अभिवृद्धि केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित होती है, संकीर्ण होती है और संकुचित अवधारणा होती है, इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की तो विकास व्यापक अवधारणा भाई, व्यापक अवधारणा है। इसमें अभिवृद्धि इसी के अंतर्गत सीमित होती है, अभिवृद्धि निहित होती है विकास के अंतर्गत। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्ष आ जाते हैं, तो ये व्यापक अवधारणा हो जाती है। अभिवृद्धि का मापन संभव है भाई। अभिवृद्धि जो होती है इसका मापन संभव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई छोटा बच्चा था 5 साल का, उसकी हाइट थी 2.5 फुट, 2.5 फुट हाइट थी। अब वो 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, इसका मतलब अब उसकी हाइट कितनी होगी, 5 फुट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसको हम नाप सकते हैं कितनी हाइट में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, कितनी हाइट में वृद्धि हुई है इसको नाप सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, देखिए 2.5 साल का बच्चा था, उसमें वृद्धि तो हो गई, वो तो हमने देख लिया, अभिवृद्धि के अंतर्गत आ गया। इसमें जो हड्डियां थी वो भाई मजबूत नहीं थी, कमजोर थी, ऐसा मान सकते हैं, कमजोर थी। अब वो 5 साल का बच्चा हो गया, 5 साल में हड्डियां कैसी हो गई भाई, मजबूत हो गई। लेकिन हम ऐसा थोड़ी नाप सकते हैं भाई कितनी मजबूत हुई,
है ना, कितनी मजबूत हुई ये थोड़ी पता कर सकते हैं। इसका मतलब इसका मापन संभव नहीं है भाई। आपके विकास की बात करें तो विकास का कोई मापन संभव नहीं है, जबकि अभिवृद्धि का मापन संभव है। ये बाह्य स्वरूप में वृद्धि होती है। बाह्य स्वरूप मतलब बाहर से हम देख सकते हैं, जो 5 साल का बच्चा था और वो 10 साल का हो गया, कि उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, तो हमें बाहर से हम देख सकते हैं, अभिवृद्धि बाहर से दिखाई देती है। बाह्य स्वरूप में वृद्धि होती है। जबकि हम विकास की बात करें तो बाह्य स्वरूप में तो होती है, क्योंकि अभिवृद्धि इसके अंतर्गत आती है। बाह्य स्वरूप के साथ साथ में आंतरिक स्वरूप में भी उसमें वृद्धि होती है। हाँ, अभिवृद्धि की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है भाई, कौन सी साइड में भी हो सकती है। अभिवृद्धि की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा निश्चित होती है, सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होता है, फिर पैर तक का विकास होता है, सिर से पैर की ओर। इसको हम मस्तकोदमुखी कहते हैं भाई, मस्तकोदमुखी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। एक होता है अंदर से बाहर। अंदर से बाहर मतलब हमारे अंदर वाले जो अंग है उनका विकास पहले होता है, बाहर के जो विकास हाथ वगैरह है इनका विकास बाद में होता है। पहले अंदर वाले अंगों का विकास होता है, फिर बाहर वाला। केंद्र से परिधि की हम बात करें तो पहले केंद्रीय जो अंग होते हैं उनका विकास है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी का पहले विकास होता है, फिर हाथ पैर इनका विकास बाद में होता है। तो केंद्रीय जो भाग होता है उनका पहले और परिधीय भाग का बाद में होता है। सिपेलो डिस्टल भी कहा जाता है इन्हें भाई, ठीक है ना। मस्तकोदमुखी याद रख लेना भाई, इनकी दिशा निश्चित होती है। अब देखिए यहाँ पर इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, क्रम नहीं होता भाई शारीरिक विकास का, जबकि इनका निश्चित क्रम होता है। शारीरिक फिर मानसिक, इस प्रकार से इनका एक निश्चित क्रम होता है। एक मैंने डायग्राम है यहाँ पर ग्राफ दिखाया, इसको थोड़ा सा समझते हैं भाई। आरंभिक जीवन की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक जीवन के अंदर अभिवृद्धि जो होती है वो तेजी से होती है भाई। जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो उसमें अभिवृद्धि तो तेजी से होती है प्रारंभिक जीवन में, लेकिन विकास जो होता है ना वो बहुत ही धीरे होता है। आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि तीव्र होती है, विकास धीरे होता है। जब जीवन के अंतिम समय की हम बात करते हैं तो उसमें अभिवृद्धि तो धीरे हो जाती है, अभिवृद्धि तो रुक जाती है या धीरे हो जाती है, लेकिन विकास बहुत तेजी से होता है भाई। इसमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इस ग्राफ को समझना। ये एरो के निशान आपको पूरा का पूरा इंडिकेट करते हैं भाई, आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि ज्यादा होती है, विकास कम होता है। जबकि जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि क्या होती है, कम होती है, जबकि विकास बहुत तेजी से होता है। ये भाई आपका विकास और अभिवृद्धि में जो तुलनात्मक अध्ययन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने पूरी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, पूरे पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब कुछ 2-3 पॉइंट और बनते हैं, कुछ मान्यताएं हैं भाई विकास से संबंधित, उन मान्यताओं को पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे टाइम कितना हो गया भाई, 32, वैसे तो टाइम हो गया भाई। ये मान्यता हम कैसा करते हैं कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और भाई क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।